कर रहे हैं इस समय फिजिक्स में कुछ उप शाखाओं के बारे में। जैसे हमने आपको बताया यांत्रिकी के बारे में, यांत्रिकी के संदर्भ में चर्चा करते हुए हमने आपको बताया था कि इसमें द्रव्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है और यांत्रिकी जो है न्यूटन के गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। यही दो चीज़ों पर यांत्रिकी आधारित है। हमने आपको बताया इसमें पिंडों की साम्यावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, पिंडों की गति के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसी में जड़त्व के बारे में अध्ययन करते हैं, द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, बल आघूर्ण के संदर्भ में पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें इन्हीं तरीके की बातों की क्या किया जाता है, तो अभिधारणा की व्याख्या की जाती है, यानी कॉन्सेप्चुअल डिस्क्राइब किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग क्या करते रहेंगे, इसमें पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। विद्यार्थियों, इसके बाद हमने आपसे चर्चा किया था ऊष्मागतिकी के संदर्भ में। ऊष्मागतिकी के बारे में हमने आपको बताया कि ऊष्मीय संतुलन के नियमों ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा का कार्य और रूपांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण, और जो ऊष्मा की आंतरिक ऊर्जा होती है, ऊष्मा की आंतरिक ऊर्जा के बारे में, ताप के संदर्भ में और एंट्रोपी के संदर्भ में, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी के संदर्भ में। जब हम प्रकाशिकी पढ़ा रहे थे, प्रकाशिकी के संदर्भ में भी आपको बताया कि प्रकाशिकी क्या है, इस शाखा में प्रकाश पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश पर आधारित घटनाएं जैसे प्रकाश का परावर्तन हुआ, जैसे प्रकाश का अपवर्तन हुआ, जैसे प्रकाश का विवर्तन हुआ, है कि नहीं, इस तरीके जैसे प्रकाश का व्यतिकरण हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। और आपको हम लिख के बताया अभी कि इसमें क्या होता है कि जो पतली फिल्में होती हैं, जैसे साबुन के बुलबुले, इसमें क्या होता है कि इनमें रंगीन इमेज दिखाई देता है। तो क्या किया जाता है कि रंगों का कारण जो है उसको भी पढ़ते हैं, और इंद्रधनुष का जो बनना होता है इसको भी पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिर वैद्युत गतिकी हमने बताया आपको कि वैद्युत गतिकी के संदर्भ में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं वो कौन सी है, तो वैद्युत गतिकी के संदर्भ में स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं हम लोग, वैद्युत गतिकी में पढ़ते हैं जैसे इसमें आवेश के बारे में, जैसे चुंबकीय पदार्थों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। ऐसी तमाम जानकारियाँ जो आपको जानना है, इतना ही नहीं आपको और भी चीज़ें जानना है। जैसे आप पढ़ते हैं कि सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे होता है कि भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक आती हैं। जब सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत हम कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत परमाणुओं एवं नाभिकों से संबंधित परिघटनाओं की व्याख्या की जाती है। किसके बारे में पढ़ते हैं, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, और किसके बारे में पढ़ते हैं, नाभिक के बारे में पढ़ते हैं। और इन्हीं से जुड़ी हुई तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में, भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत। भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, तो परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। और किसके बारे में पढ़ते हैं, तो नाभिक के बारे में पढ़ते हैं। और इनसे जुड़ी हुई जितनी भी परिघटनाएं होती हैं उन्हीं को पढ़ते हैं हम लोग। और यही आ जाता है किसमें, भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको पूरा विजुलाइज्ड हो रहा होगा, अर्थात क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके कोई समस्या आएगी। विद्यार्थियों, ऐसे ही और भी टॉपिक हैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण रहेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि वास्तव में जो भौतिकी है ना, जो फिजिक्स है, ये सभी विज्ञान की शाखाओं का क्या है, आधार है, बेसिस है, ठीक है। जैसे भौतिक विज्ञान में एक और हम देखते हैं कि इसमें सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, परमाणु हो गया, अणु हो गया, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ इसी फिजिक्स में विशाल आकाशीय पिंडों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे ग्रह के बारे में, जैसे इसमें सूक्ष्म गैलेक्सी के बारे में। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग?
तो इस तरीके से हम बताना क्या चाहते हैं, गैलेक्सी के बारे में, सूर्य के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में। मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, सूक्ष्म चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, और एक तरफ बड़ी चीज़ों के बारे में, जैसे सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, तारों के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में ना, मतलब जो बड़े आकाशीय पिंड हैं इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान सूक्ष्म परमाणु से विशालकाय ब्रह्मांड में फैली प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या कुछ मूल तथ्यों के आधार पर होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे प्रकृति में छिपी आभासी जटिलता में सम्मित तथा सरलता प्रदर्शित करता है। विद्यार्थियों, आपको सिर्फ हम इतना बताना चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है, ये कोई छोटा सा सिलेबस नहीं होता है। एक तरफ इसमें छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो एक तरफ ब्रह्मांड की जितनी बड़ी से बड़ी विशालकाय चीज़ें हैं उसका अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, अगर आप देखें तो जैसे थोड़ा सा भी अगर समझना चाहें, थोड़ा सा समझें इसको, तो ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाले सब्जेक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में अगर आप समझना चाहें, जैसे सेब के ज़मीन पर गिरने, चंद्रमा की गति से न्यूटन ने अपने प्रसिद्ध जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। सोचिए, एक नॉर्मल चीज़ से इन्होंने क्या कर दिया, अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसके अलावा पतीली के ढक्कन के ऊपर नीचे कूदने की घटना ने भाप इंजन के आविष्कार का आधार प्रदान कर दिया। सोचिए, देखते देखते एक छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान दीजिए तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च, कितनी बड़ी बड़ी खोजें हो जाती हैं। न्यूटन ने क्या किया, केवल सेब को गिरते हुए देखा, क्या कर दिया, गुरुत्वाकर्षण के बल दे दिया, सिद्धांत दे दिया। और एक तरफ वहीं देखिए कि केतली का ढक्कन बार बार उछल रहा है ऊपर। ठीक है, और इस आधार पर क्या हो गया, हम देख रहे भाप इंजन का आविष्कार हो गया। इसी तरीके से चर्च में लटकते हुए लैंप के दोलन ने गैलीलियो को समय मापने की विधि प्रदान कर दी। सोचिए, केवल लैंप क्या कर रहा था, अपना दोलन कर रहा था अपनी जगह पर, तो उससे क्या हुआ, समय को मापने की विधि मिल गई गैलीलियो को। और न्यूटन ने केवल सेब को गिरते हुए देखा, गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। इसी तरीके से हमने आपको बताया कि केवल पतीली जो है, पतीली के ढक्कन के ऊपर नीचे कूदने से या उछलने से देखिए यहाँ पर क्या हो गया, भाप के इंजन का आविष्कार हो गया। तो आप सोचिए, छोटी छोटी घटनाओं से कितनी बड़ी बड़ी खोज हो रही हैं। तो वास्तव में फिजिक्स इम्पॉर्टेंट है कि नहीं आपके लिए। देखिए, आप भी ऐसे ही देखें, रिसर्च करें, सोचें, आप भी ऐसे ही व्यक्तियों में शामिल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भी छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना सीखिए। ठीक है विद्यार्थियों, हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से छोटी छोटी घटनाओं के आधार पर ही बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं। ठीक है, इसलिए फिजिक्स को हम बहुत ही लाइटली नहीं लेंगे। विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने आपको बताया यांत्रिकी क्या होता है, ऊष्मागतिकी क्या होता है, प्रकाशिकी क्या होता है, वैद्युतिकी क्या होता है, और भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है। और आपको बताया कि सभी विज्ञान में जो है, सभी विज्ञान की शाखाओं का जो आधार है वो कोई और नहीं, वो भौतिक विज्ञान है। थोड़ा सा विद्यार्थियों आपको बताना चाहते हैं कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज के बारे में। केवल सुनते जाइए, सारी बात क्लियर हो जाएगी। किसके बारे में बताना चाहते हैं? भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज के बारे में बताना चाहते हैं आपको। यही सबसे ज़्यादा क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। विद्यार्थियों, भौतिकी विज्ञान की सभी शाखाओं का मित्र है और आप भी इसके मित्र बनिए तथा इसका विज्ञान की सभी शाखाओं के विकास तथा समाज में उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। विद्यार्थियों, भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी का अगर देखा जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है। विद्यार्थियों, अगर आप इसे समझना चाहें तो देखें कि भौतिकी के
प्रौद्योगिकी पर प्रभाव के कुछ उदाहरण कैसे हैं। जैसे आप देखें, लीवर निकाय के अध्ययन से अनेक मशीनों के डिजाइन तैयार किए गए हैं। यानी लीवर जो सिस्टम है, लीवर सिस्टम का स्टडी किया गया और स्टडी करने के बाद अनेक मशीनों के डिजाइन तैयार किए गए। विद्यार्थियों, ये क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी है। हम लोग टेक्नोलॉजी अभी देख रहे हैं कि विज्ञान के माध्यम से किस तरीके से टेक्नोलॉजी आई हुई है। विद्यार्थियों, इसको समझना हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है, जो लिक्विड फ्लो के अध्ययन से वायुयान की खोज हो गई। यानी कि जो तरल बहाव होता है, तरल बहाव का अध्ययन किया गया और तरल बहाव के अध्ययन से क्या हो गया, वायुयान की खोज हुई। ये सब पहले जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत को लिखा गया, सिद्धांत के बाद इस सिद्धांत का एप्लीकेशन यूज किया गया और उसके बाद सीधा इसको टेक्नोलॉजी में बदल दिया गया। आप देखिए, शुरुआत में क्या किया गया कि लीवर निकाय का अध्ययन किया गया और अध्ययन किया गया, अध्ययन करने के बाद बहुत सारी मशीनों के डिज़ाइन तैयार कर दिए गए। इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि तरल बहाव का अध्ययन किया गया और तरल बहाव के अध्ययन के बाद क्या हो गया कि वायुयान की खोज हो गई। किसकी खोज हुई? वायुयान की खोज हुई। विद्यार्थियों, ऊष्मा के कार्य, इसी तरीके से बता रहे हैं कि ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हो गया। हम बताना क्या चाहते हैं आपको? हम आपको बताना चाहते हैं कि धीरे धीरे स्टडी किया गया फिजिक्स में। स्टडी करते करते आप देखिए इसको टेक्नोलॉजी में बदल दिया गया, प्रौद्योगिकी में लगातार बदला जा रहा है। यही आपको हम समझाना चाहते हैं विद्यार्थियों। नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का निर्माण संभव हुआ। जितनी छोटी से छोटी चीज़ें हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं जो भी खोज हुई हैं, इन सब का आधार कौन रहा है? तो इन सब का आधार भौतिक विज्ञान रहा है विद्यार्थियों। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब विद्यार्थियों, हम आपको बता रहे हैं कि लीवर निकाय के अध्ययन से अनेक मशीनों के डिजाइन तैयार कर दिए गए। ये सब प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएंगे। तरल बहाव के अध्ययन से वायुयान की खोज हो गई। ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण से ऊष्मा इंजन की खोज हो गई। इसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि अर्धचालक जो होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक, संधि डायोड और जैसे ट्रांजिस्टर के अध्ययन से रेडियो है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है और रोबोट है, इन सब का निर्माण संभव हो पाया है। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से, भौतिकी से ही टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। ठीक है, और ये सब कहाँ है? हमारे समाज में विद्यमान है। इसीलिए आपकी हेडिंग क्या है? भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज है। विद्यार्थियों, इसी तरीके से हमने आपको बताया कि नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन के अध्ययन से क्या हो पाया है? हाइड्रोजन बम का निर्माण संभव हुआ है। ये सब हम लोग प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देख रहे हैं और ये सब हमारे समाज में विद्यमान हैं। और ऐसे ही अगर बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो एक्स किरणों के अध्ययन से, किसके? एक्स किरणों के अध्ययन से एक्स किरण मशीन का निर्माण संभव हो पाया है और जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा में खूब किया जा रहा है इस समय, एक्स किरणों में। जैसे आप लोग नहीं कहते हैं कि जाके एक्सरे करा लो, एक्सरा करा लो, एक्सरे करा लो, ऐसे सुनते हो कि नहीं आप लोग? तो एक्सरे क्या है? ये एक्सरे जो आपके शरीर में जाती हैं, यही बताती हैं कहाँ पर क्रैक है, कहाँ नहीं क्रैक है, इससे पता चलता है। यानी आज इन प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम लगातार अपने जीवन में कर रहे हैं। विद्यार्थियों, लेजर के अध्ययन से कैंसर का उपचार हो पा रहा है। यानी कि लेजर, ये देखिए, अगर फिजिक्स ना होती, तो अगर भौतिकी ना होती, तो प्रौद्योगिकी की तो कोई बात ही ना हो पाती है। ठीक है, और प्रौद्योगिकी ना होती तो हमारा जीवन कितना कठिन होता। ये देखिए, यानी कि कैंसर का तब इलाज भी ना हो पाता। ठीक है, जो गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर और गुर्दे में जो पथरी होती है, आप लोग जानते हैं, स्टोन जो होता है, उसके निकालने की जो युक्तियों का विकास हुआ है, ये लेज़र के माध्यम से ही हो पाया है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये सब प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हो पा रहा है। और ये प्रौद्योगिकी कहाँ है? हमारे आपके बीच में, हमारे समाज में विद्यमान है। इसलिए हमको इसको पढ़ना है, हमको जानना है कि आखिर भौतिकी का लगातार जो अध्ययन हो रहा है, इसका स्वरूप जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे जो प्रौद्योगिकी जो डेवलप हो रही है, इसका क्या यूज है? तो इसका हमारे दैनिक जीवन में लगातार प्रयोग है। हम जाते हैं गाल ब्लैडर में जो हमारी पथरी रहती है, इसको निकलवाने के लिए डॉक्टर से जब सजेशन लेते हैं तो कहता है लेजर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या जब कैंसर रहता है तब भी वो यही कहता है कि लेजर के प्रयोग से आपके कैंसर को ठीक किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये सब बातें कैसे संभव हो पा रही हैं? ये सब जो इलाज हो पा रहे हैं कैसे संभव हो पा रहे हैं? ये सब
विज्ञान के माध्यम से संभव हो पा रहे हैं। और विज्ञान में अगर बात किया जाए तो भौतिकी, और भौतिकी का एक रूप देखा जाए तो ये प्रौद्योगिकी है। ठीक है, भौतिकी की वजह से ही प्रौद्योगिकी में विस्तार हो रहा है लगातार, और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारा जीवन काफ़ी आसान होता चला जा रहा है। वो बात अलग है विद्यार्थियों की, जिससे जितना हमें लाभ होता है उतना हानि होती है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए सकारात्मक सोच रख करके तो हमारा सिर्फ लाभ ही लाभ है विद्यार्थियों। तो उम्मीद है आपको भौतिकी और प्रौद्योगिकी आपको समझ में आया होगा। भौतिकी और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अगर एक बार फिर से हम आपको विस्तार में समझाना चाहें विद्यार्थियों, तो हम आपको बता दें कि भौतिकी के अध्ययन से ही, भौतिकी का ही लगातार अध्ययन करने से, उसके एप्लीकेशंस को यूज करने से प्रौद्योगिकी में लगातार विस्तार हो रहा है। और प्रौद्योगिकी में विस्तार होने से देखिए, जैसे लीवर निकाय के अध्ययन के अनेक मशीनों का जो डिज़ाइन तैयार किया गया। हमने बताया तरल बहाव का अध्ययन किया गया। तरल बहाव के अध्ययन से क्या हुआ कि वायुयान की खोज हो सकी, ऊष्मा के कार्य के रूपांतरण की खोज से क्या हो सका, ऊष्मा इंजन का आविष्कार हो सका। ये सब प्रौद्योगिकी के तहत आएगा। हमने आपको बताया कि अर्धचालक हैं, अर्धचालक संधि डायोड और आपका ट्रांजिस्टर है। इन सब के अध्ययन से किसका आविष्कार हो पाया, जैसे रेडियो हो गया है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, ठीक है, रोबोट है, इन सब का निर्माण संभव हो सका है विद्यार्थियों। इसी तरीके से हमने आपको बताया नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन का अध्ययन किया गया। नाभिकीय विखंडन से नाभिकीय भट्टी बनी और परमाणु बम के आविष्कार संभव हो पाए हैं। ठीक है, जैसे आप नाभिकीय विखंडन जानते हैं, ऐसे ही नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन के अध्ययन से क्या हो सका है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार हो सका है विद्यार्थियों। ठीक इसी तरीके से हमने आपको एक्स किरणों के बारे में बताया। एक्स किरणों के अध्ययन से क्या हो सका है कि एक्स किरण मशीन का निर्माण हुआ, जिससे चिकित्सा में खूब प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में इसको महत्ता दी जा रही है। ठीक है, हमारे शरीर में कहीं भी क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं तो एक्सरे ही पास कराया जाता है हमारी बॉडी में, और वो बता देती है कि कहाँ पर क्रैक्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि लेज़र के अध्ययन से कैंसर के उपचार तथा गुर्दे व गाल ब्लैडर से पथरी निकालने की युक्तियों का विकास हुआ है। अगर लेज़र न होता, ठीक है, लेज़र का अध्ययन ना किया गया होता है इसी भौतिकी के अंतर्गत, तो आज जो डेवलप है इतना प्रौद्योगिकी, जो कैंसर का इलाज हो जा रहा है, या गाल ब्लैडर में या गुर्दे में जो पथरी है जिसको आसानी से लेज़र की सहायता से निकाल लिया जा रहा है, शायद इसको ना निकाल पाते और इंसान की क्या हो सकती थी, मृत्यु भी हो जाती। लेकिन ये प्रौद्योगिकी एक कमाल की चीज़ है विद्यार्थियों। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भौतिकी के आधुनिक विकास ने, ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, भौतिकी का जो आधुनिक विकास है, इसने क्या किया है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक सुधार किए और औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया है विद्यार्थियों। यानी कि भौतिकी के माध्यम से ही क्या हो सका है, प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ है, प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ है। प्रौद्योगिकी में केवल सुधार नहीं हुआ है, प्रौद्योगिकी में औद्योगिक क्रांति आई है विद्यार्थियों। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। एक एक बात को बार बार समझिए, क्योंकि मैं एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 बार हर बात को बता रहा हूँ। एक बार में आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप दूसरी बार सुने, दूसरी बार में नहीं समझ में आ रही तीसरी बार में सुने। लेकिन आप लोगों से बार बार यही कहूँगा कि कमेंट्स लगातार करते रहिए। हमारे सभी विद्यार्थियों और भाइयों, स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप पढ़िए, देखिए और थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह करते रहिए, अच्छे कमेंट्स, ताकि हमको भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे विद्यार्थियों। अब हम बात करते हैं भौतिकी और समाज के संदर्भ में विद्यार्थियों, कि आखिर भौतिकी और समाज के संदर्भ में क्या जानकारी हमें जानना है। चलिए देख लेते हैं भौतिकी और समाज। अगर भौतिकी और समाज के संदर्भ में बात करें तो वर्तमान समय में इस सत्य को कोई भी व्यक्ति सहजता स्वीकार कर लेगा कि आधुनिक सामाजिक व्यवस्था जो कि अपने विकास के चरम पर है, इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भौतिकी का अभूतपूर्व योगदान है। विद्यार्थियों,
आज जो इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, हमारा समाज जो आज विकास के चरम पर है, जितना भी विकास हो पा रहा है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए